अच्छे और चंगे होंगे और अपने स्वास्थ्य का, अपनी पढ़ाई का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप घर में बैठे बैठे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कंटेंट को अवेल कर सकते हैं और ये आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एडवांटेज है। और क्योंकि आजकल किताबों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है, तो आप तुरंत गूगल कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर लेते हैं। अगर हम यही बात आज से 20 साल पहले की करें तो उस समय इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी और हर किसी के पास इसका एक्सेस नहीं हुआ करता था, तो उस समय के विद्यार्थियों के पास केवल किताब और गुरुजनों का ही सहारा हुआ करता था। आज जो है आपके पास गुरुजन तो हैं ही हैं, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब पर, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते हैं। उन्हीं में से एक नया प्लेटफॉर्म है अध्ययन एकेडमी और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी आप अपने ज्ञान आर्जन को और बढ़ा सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ ये हमारा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स प्रोवाइड करता है जो आपको आपके करियर्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले रिलेटेड टू द फिजिक्स। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास इंटरमीडिएट लेवल पर, तो इंटरमीडिएट लेवल पर फिजिक्स का एक दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, वास्ट हो जाता है और इस दायरे को, इस कंटेंट को बहुत ही कम टाइम में कवर कर पाना या बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा, हम लोगों के लिए थोड़ा एक बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि हम सभी विद्यार्थी क्लास 10th में जो है साइंस की किताब पढ़े हुए होते हैं और उस किताब में टोटल मिलाकर के 15-16 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें बायो भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है। जब हम क्लास 11th में आते हैं तो क्या होता है कि जहां हमने 15 चैप्टर साइंस की तीनों पढ़े थे, वहीं हमें 3 सब्जेक्ट बट जाते हैं, फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, बायो अलग हो जाता है और वो 15 चैप्टर जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे वो मिल करके यहाँ पर लगभग 50 चैप्टर हो जाता है। तो अगर देखें तो 3 गुने से ज़्यादा हो जाता है, पर विद्यार्थी जो है और तैयारी करने वाले बच्चे कोई भी हो, सब जो है कि सभी के मनों में ख्याल आता है कि भाई तो बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया, कैसे कवर होगा, कैसे क्या करेंगे। तो इन सब समस्याओं का समाधान आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी पर है और हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिसाइज टॉपिक और उसके इम्पोर्टेंट फार्मूले, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी और आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि हम आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जैसा आप चाहते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये तो आपका ही चैनल है और अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आप जो है आपका ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो है आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हमारे द्वारा, अगर वो और भी लोगों को मिलेगा तो इससे ज्ञान पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे जगहों पर आसानी से पहुंच सकेगा। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण फार्मूले। जैसे अगर हम बात करें क्लास इंटरमीडिएट में, तो वहाँ पर बहुत पहले स्टार्ट होता है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स जो होता है ये आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स माना जाता है। जैसे क्या है कि अगर हम फिजिक्स को बहुत डीपली जानना चाहते हैं और उसके एक एक पॉइंट को कवर करना चाहते हैं, तो हमें फिजिक्स को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझने के लिए 3 बिंदुओं पर फोकस करना होगा। वो 3 बिंदु क्या है? पहला है कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक एक एक बिंदु को सही से पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट पढ़ना होगा। कैसे? क्योंकि फिजिक्स को मैंने बताया अभी आपको 3 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट। थ्योरी को आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट डेवलप करिए
और दूसरा है कि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, थ्योरी समझ में आ जाएगी, तो वो फार्मूला जो भी वहाँ पे डेराइव होगा उसका डेरिवेशन, उसका निगमन, उसका डिडक्शन, रिड्यूस कैसे किया जाएगा वो हम जानेंगे। और इसके बाद उन सभी फार्मूलाज को, उन सभी थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को हम अपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर बताएंगे। किसी भी फार्मूले को आप कैसे किसी भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है हमारा चैप्टर यूनिट, डायमेंशंस, एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो है आपका काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स है, उसके बाद फिर अगर बढ़ेंगे तो रोटेशनल मैकेनिक्स है, फिर आपका ग्रेविटेशन है, इसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैटर्स है, फिर आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर आपका वेव एंड ऑक्सीडेशन है। तो देखा जाए तो पूरा मिला करके आपके पास फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वॉल्यूम में NCERT 1 and 2 10 यूनिट्स हैं और ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स हैं। पहले 15 थे, अब 14 हो गए हैं। तो पहला है आपका यूनिट, डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तीसरा है मोशन इन अ प्लेन, चौथा है मोशन, लॉज ऑफ मोशन, और इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल डायनामिक्स, then gravitation, properties of solids, that is elasticity, properties of fluid, that is surface tension, viscosity and pressure, then after heat and thermodynamics, thermal expansion, thermodynamics, kinetic theory of gases, then oscillations and the wave, SHM and the wave, progressive wave and the standing wave, एंड फाइनली लास्ट में हम लोग बहुत पहले डॉपलर इफेक्ट्स पढ़ते थे। डॉपलर इफेक्ट्स को इस समय सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बाकी जैसे सिलेबस में तो है ही, तो एक एक पॉइंट को सही से क्लियर करेंगे। तो अगर हम आज आपको बताएं कि यूनिट और डायमेंशंस में क्या इम्पोर्टेंट है और हम कैसे इसको फाइंड करेंगे और उसको हम कैसे अपने दिमाग में रखेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। हमें इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अच्छे तरीके से अपने दिमाग में इसको कीप करना है। तो जैसे देखा जाए तो यूनिट है, तो यूनिट में आपकी केवल 2 यूनिट्स होंगी, एक फंडामेंटल, एक डेराइव। और फंडामेंटल में आपकी 7 यूनिट्स हैं। इसके बाद जो भी यूनिट्स आप निकाल लेंगे सब डेराइव हो जाएगी, जैसे वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इसको मीनिंग। देन वी गो टू द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस जो है ये पावर्स होती हैं जो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर लगाई जाती हैं, जो उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करती हैं। डायमेंशन के बेसिकली 3 एप्लीकेशन हैं, और वो एप्लीकेशन आपका है करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फिजिक्स, दूसरा है स्टैब्लिश द रिलेशन, एंड तीसरा कन्वर्ट वन यूनिट टू द अनदर यूनिट। Then we go to the significant figures. Significant figures are plays a very important role in the measurement, and then after order of magnitude, and we just conclude all in the numericals. Then we go to the kinematics. Kinematics is the branch of mechanics which deal about the motion only, not all about the force. So kinematics is the motion straight line, motion in a plane, motion straight line, rest, motion all around relative terms. Then for the parameters we go to the rest, motion, distance, displacement, speed, velocity, acceleration. There are so many parameters, and we go to the graphical representation of these kind of motion, जैसे position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Slope of position time graph gives you velocity, slope of acceleration time graph gives you slope of velocity time graph gives you acceleration. And if you want to calculate the area, it's give the distance covered, and in all cases you got the straight line. And equation of motion, v is equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as. These equations are applicable when the body is moving in a uniform motion, and it is not applicable in the case of raindrops, because raindrops जब ऊंचाई से गिरती हैं
जब रेन ड्रॉप ऊंचाई से गिरती है तो ऊंचाई से गिरते गिरते क्या होता है, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन लगता है और अर्थ की ग्रेविटी होती है, उन दोनों की वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाता है, फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। और उस कंडीशन में बॉडी जो होती है मैक्सिमम स्पीड गेन कर चुकी होती है। उस मैक्सिमम स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। फिर इनकी लिमिटेशंस भी हैं, आई हैव टोल्ड यू, और इनको डेराइव करने के दो तरीके हैं। नंबर वन ग्राफ एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मेथड एंड द कैलकुलस, एंड यू properly know about the instantaneous velocity and the average velocity. Very important terms. Velocity at the point of time is called the instantaneous velocity. Velocity overall, that is the whole distance on whole time, considered as the average velocity. When the time interval between 2 points gets zero or become to zero, then this kind of velocity become the average to the instantaneous. Then we come on the motion in the plane. Motion in the plane that generally start from the physical quantities. Physical quantities, how can we start? Scalar and the vector, both are the category of same field. Tensor. Zero order tensor is called scalar and first order tensor is called the vector. And if you are going to more explanation, there are so many kind of the vectors: unit vector, zero vector, equal vector, align vector, line vector, parallel vectors, position vector, displacement vectors, and we have a separate mathematics for the addition and subtraction and the multiplication of the vector. These are called the vector algebra. Vector algebra, addition of vectors, subtraction of vectors. Subtraction of vector is nothing different. It is just the addition. Just change the direction of the vectors and add it which you want to get. Then law of parallelogram, law of triangle, resolution of vector in their Cartesian components. There are so many kind of coordinates: Cartesian coordinate, polar coordinates, and spherical coordinates, generalized coordinate system. But at this level we study only the Cartesian components and its coordinates. Then resolution of vector in 2D, 3D, and if any vector representing in the term of Cartesian coordinate x equal to r equal to xi plus yj plus zk, then you can differentiate dr upon dt, you get the dx upon dt I, dy upon d, dy upon dt j, dz upon dt k. This terms give the velocity. Then we go to the motion in the plane. Motion in plane means the body have a same time two displacement as the y and x also. Projectile motion is one of them. Projectile motion, there are so many kind of projectiles. Number one horizontal projectiles, number two आपका oblique projectiles, and projectiles on the inclined plane. If any body is throwing at any angle, neither vertical nor horizontal, then the path will be called the parabolic, and this is called the trajectory of the parabola and the projectiles. And trajectory of the projectile is the parabolic, because we got the equation y is equal to x tan theta plus 1 upon 2g x square upon u square sin cos square theta. This is the trajectory, and this is the square in the x, so it is the parabolic. Then we go to the circular motion. Circular motion, uniform circular motion. If any particle is revolving on a horizontal circle with a constant speed, then this is termed as the uniform circular motion. If speed is not constant, then non-uniform circular motion. If any body is revolving on the circular motion, then v equal to r omega, where v is the linear velocity, r is the radius, omega is the angular frequency or angular velocity. Then you can here write v is equal to r omega, v is equal to 2 pi n. This is the basic important formula. And then we go the next points, acceleration, radial acceleration or centripetal acceleration. Centripetal acceleration a is equal to v square upon r, a is equal to r omega square, and you can convert further. Then centripetal, tangential, the body is on non-uniform circular motion, then tangential and the radial both kind of the acceleration will be there, and so the net acceleration will be given as a net acceleration a is equal to square root at square plus ar square, where at is the tangential acceleration, ar is the radial acceleration. Then we come on the next topic, laws of motion. Laws of motion is basically defined and explained by the Newtons, and these kind of mechanics are called the Newtonian mechanics. And here we have three laws: law of inertia, that is called law of Galileo, and Newton's first law. Here what we say and what we know about these laws is straight about that
If any body is uniform motion, then it remains in this state until unless you are not applying external force, and then after, if any body in the state of rest, then it remains in the state of rest until unless you are not going to apply external force. Laws of motion, rate change of linear momentum is directly proportional to applied force. What is the momentum? Momentum is the characteristic of the body which explain and define the possessing of the velocity by any body, because if the mass is very little, then we cannot gain the maximum velocity or the more velocity by the particular body. Just you can consider the paper of bits and the one a solid ball which is used to the play the crickets. Then you cannot provide much velocity to the paper bits, but you can provide much velocity to the ball. And conservation of linear momentum, in the absence of external force, momentum of body should be conserved. Law of action and reaction, every action have equal reaction. It's tell you that there is no single force exists. Force always exists in this field in the form of pair. As I am standing on the floor, then force, I am pressing the floor and floor is applying force on me, so the net force on me is 0. And if our normal reaction gets 0, then we feel the weightlessness. जैसा कि हम आर्टिफिशियल सनलाइट के जानते हैं, component forces are the force which have common origins, and the condition for the component forces F1 plus F2 plus F3 is equal to 0, and for the resultant you can get x equal to x square plus y square is equal to r square, and for getting the direction tan theta is equal to y upon x. Then we can go to the next topic. Here the very important topic is the free body diagram. Free body diagrams is very simple, and it's told you about that how many forces are acting on this body. तो सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी में कितनी फोर्सेस लग रही हैं फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से, और फ्री बॉडी डायग्राम जब बन जाएगा उसके बाद आप और भी चीज़ें आसानी से फोर्स, टेंशन, एक्सेलरेशन, टाइम सब निकाल सकते हैं. इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का फ्रिक्शनल फोर्सेस. फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज द फार्मूला फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन? F equal to mu s r is equal to mg. Force is the Newton. Then we can calculate frictional force, tension and all which is required in numericals. Then we come on the work, energy and power. What is the work? Work done by the variable force W equal to and work done by the constant force. Work done by the constant force W equal to Fs cos theta. Work done by variable force W equal to integration x1 to x2 fx dx. And by this formula you can calculate about the work conditions. How many type of work? Work can be categorized as negative, positive and the zero. If the displacement in the work, the displacement and the force are acting in the same direction, then this is the positive work. If displacement and the force acting in opposite direction to each other, then it is the negative one. If force and displacement are perpendicular to each other, then it is the zero one. And if any body is revolving on a circular path, then the work should be zero, because this net displacement will be zero in one cycle. Then we go to the energy. Energy capacity of doing work is called the energy. K equal to half mv square. You can derive this formula. Its formula is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण formula है. Then electrostatic. Then potential energy is equal to mgh. Then work energy theorem. Change in kinetic energy is equal to work done. This is the work energy theorem and very important concept. Then we go to the collision. Collision are two types, elastic and inelastic. Elastic collision energy are conserved. It's very important. Then we come on the rotation mechanics, rotational dynamics. Here the rotational mechanics can be categorized in two parts: rotational kinematics and rotational dynamics. In the rotational kinematics, we study about the center of mass, and then after rotational equation of motion, omega is equal to omega naught plus alpha t, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, and then after omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta, where all symbol have their usual meaning, as omega is the angular frequency, alpha is the angular acceleration, theta is the angular displacement, t is the time, and omega naught is the initial angular velocity, omega is the final angular velocity, and center of mass plays a very important role for stabilizing or for equilibrium. Then we go to the angular momentum. Torque of linear momentum is called angular momentum, J equal to P cross R. Then after we
go to the moment of inertia. Moment of inertia means that it is the physical character of the body which oppose its rotation about its axis. There are two theorems, perpendicular and the parallel theorem, very important. Then we have a relation between angular acceleration and linear acceleration. A equal to r alpha. Then moment of force and the moment of inertia, and tau equal to I alpha, J equal to I alpha, condition for rolling, condition for slipping, and moment of force and for couple also. These are very important topic in the rotation, and for the calculation of center of mass we can use the integration. The rigid body, if the displacement between the molecules of the body is negligible, then it is called a rigid body. Then comes the gravitation. Kepler's are very important. Kepler's first, second, third law. Kepler's first law: all the planets are revolving in a circular elliptical orbits. Sun will be either one of the focus. Second law: areal speed of the planet with the constant, that is d upon dt is equal to j upon 2m, where j is angular momentum, means body covers equal distance in equal interval of time. Next, Newton's law of motion, Newton's law of gravitation. Then gravitational potential energy, orbital speed, escape velocity, bending energy. These are very important topic of this chapter, and few numericals. Then we come on the elasticity. This is the part 1 of the NCERT, and I think this is very useful information for the students who are in class 11 and they are going to prepare for NEET and IIT Advanced also and other competitive examinations, because I have covered all the here points which is very important for examination point of view. So watch full video and collect the important topics of NCERT part 1, and then we will give you the information about the second part of the NCERT and very important topics. Then we start one by one in the details, and I think we can complete the whole session in the 100 videos or 150 videos. Means that minimum 100, maximum 150 videos. Means NCERT whole class 11th will be covered in 150 video maximum, in which we have all basic dimensions and theory numerical concepts. Then once again I want to say you that please subscribe our YouTube channels and like share also. Thanks for